लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने यह धमकी दी है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का जहाज गुजरने की कोशिश करता है तो ईरान उस जहाज की वहीं पर कब्र खोद देगा। प्रेस टीवी की यह धमकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने ये कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अब खुल चुका है। इस बयान के बाद कुल 3 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन इसके बाद आईआरजीसी की नेवी ने एक बयान जारी किया और यह कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप कोरा झूठ बोल रहे हैं और अगर अमेरिका या उसके सहयोगी देश अपने जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से निकालने की कोशिश भी करते हैं तो उन्हें हमला करके इसी समुद्री मार्ग में डुबो दिया जाएगा। आईआरजीसी की इस धमकी के बाद वो तीनों जहाज वापस लौटने को मजबूर हुए जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की तरफ बढ़ रहे थे। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाना चाहती हूं कि इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पूरी तरह से ठप हो गया है। जब आप देखेंगे मैप पर तो हम आपको 18 दिन में सिर्फ 21 यहां से जहाज गए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से कितने जहाज गुजरे हैं तो तारीख के हिसाब से पूरा कैलेंडर हमने आपके लिए बना दिया है। अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे तो इस युद्ध की शुरुआत से पहले तक हर दिन 130 के आसपास जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजर रहे थे, लेकिन 28 फरवरी को जब अमेरिका और इजराइल की तरफ से पहला हमला हुआ तब इस मार्ग से गुजरने वाले जहाजों की संख्या 98 हो गई, 98। सबसे पहले हम आपको मार्च का दिखा रहे हैं, उसके बाद से एक एक करके आपको दिखाएंगे। 26 जब फरवरी का महीना था तब कितने गुजरते थे। इसके बाद 3 मार्च से, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर, 3 मार्च से 20 मार्च के बीच 18 दिनों में कुल मिलाकर सिर्फ 21 जहाज गए। इन सबको गिन लीजिए। मार्च 3 2 जहाज, मार्च 11 1 जहाज, मार्च 19 0, मार्च 4 तारीख को 2, 12 तारीख को 1 भी नहीं, 20 को देखिए 1, 5 तारीख को मार्च में 1, फिर 13 को 3, ऐसे करके पूरा मार्च के महीने में देख लीजिए। और उससे पहले जब आप देखेंगे तो फरवरी के महीने में 26 को 132, 128 27 तारीख को, 28 तारीख को 98, मार्च 1, मार्च 2 18 और 7 हो जाता है। उसके बाद से ये नंबर घटता ही चला गया। तो कुल मिलाकर फरवरी के महीने में हम आपको दिखा दिया और 18 दिन में सिर्फ 21 जहाज यहां से गुजर पाए हैं और वो भी ईरान की मर्जी से। ये अपने आप में बहुत कुछ बताता है। जब आप मार्च का पूरा 21, 22, 23, 24, 25, 26 का ये नंबर देखेंगे तो इसमें ज्यादातर ऐसे जहाज हैं जो दोस्त देश बताकर ईरान जिनके जहाजों को पार करने दे रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का एक बार फिर वही इलाका जहां से ये फारस की खाड़ी से निकलकर ओमान की खाड़ी की तरफ जहाज आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कि किस तरह से मार्च के महीने में लगातार गिरावट आती रही है और उसके बाद से 24 मार्च को 6, 25, 26 को 4 समुद्री जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरे। लेकिन अब राष्ट्रपति ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के खुलने का जो दावा किया उसके बाद आईआरजीसी ने राष्ट्रपति ट्रंप को झूठा कह दिया। इस समुद्री मार्ग को पूरी तरह ठप कर दिया है, उन्होंने दावा किया, और आज शायद इस समुद्री रास्ते से एक भी जहाज नहीं गुजरेगा। हालांकि आईआरजीसी ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज 5 देशों के जहाजों के लिए खुला रहेगा। इनमें भारत है, इनमें चाइना है, इनमें रशिया है, इनमें पाकिस्तान है और इसमें इराक भी शामिल है। हालांकि द वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर यह आ रही है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ठप करने के बाद पहली बार चाइना के 2 समुद्री जहाजों को भी वापस लौटा दिया है। चाइना के, रशिया और चाइना ईरान के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। लेकिन बात यह है कि ये दोनों जहाज आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास लरक द्वीप पर पहुंच गए थे। इस दौरान दोनों जहाजों ने अपने AIS ट्रैकिंग सिस्टम से यह संदेश भी प्रसारित कराया कि उनके मालिक और चालक दल चाइना से है। लेकिन इसके बावजूद इन जहाजों को यू टर्न लेना पड़ा। आप यहां देख सकते हैं कि चाइना के ये जहाज किस रास्ते से वापस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से लौटे हैं और ये ईरान की तरफ से अब तक का सबसे रेयर मूव माना जा रहा है। यानी यहां से इनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से, एक बार ट्रैक करके दिखा दीजिए कैमरा, यहां से वो चलते हैं। वो बताते भी हैं कि चाइना का ये विमान है और चाइना का ही दल है जो चला रहा है, लेकिन उनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्रॉस नहीं करने दिया जाता है और वो वापस आ रहे हैं। लेकिन आपको यह भी जानना चाहिए कि यह सवाल कई लोगों के मन में उठेगा ही कि ईरान ने चाइना के इन 2 जहाजों को आखिर कैसे रोक दिया। तो रॉयटर्स के मुताबिक ये दोनों जहाज कच्चा तेल या गैस लेकर नहीं आ रहे थे।
ये कार्गो शिप्स हैं जो यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत और बहरीन जैसे खाड़ी देशों में चाइना का इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरा सामान लेकर खाड़ी के देशों में जा रहे थे। तो ईरान इसकी इजाजत देने के लिए तैयार नहीं हुआ। अब क्योंकि ईरान ने कहा था कि उसने चाइना के लिए इस रास्ते को खुला रखा है, तो चाइना की कॉस्को शिपिंग कंपनी ने पर्शियन गल्फ में 28 फरवरी से फंसे अपने 2 जहाजों को वापस बुला लिया और यह सोचा कि ईरान इन जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में नहीं रोकेगा। लेकिन ईरान से साफ कर दिया कि अगर चाइना का भी कोई जहाज खाड़ी देशों से आएगा तो उसे भी रोकने की कोशिश की जाएगी और इसका मतलब यह भी हो सकता है कि ईरान खाड़ी देशों में आने वाले सामान की आवाजाही को बंद करना चाहता है। यानी चाइना जो इलेक्ट्रॉनिक्स और ये सब सामान उसके कार्गो शिप्स में जा रहे थे उसको रोका है ताकि खाड़ी के इन देशों को उनकी जो जरूरती सामान है वो मुहैया ना हो। और ऐसा होने से इन खाड़ी देशों में कोई सामान नहीं आ पाएगा। ये देश दाने दाने के लिए तरस जाएंगे और ऐसे तमाम सामानों के लिए। एक तरफ ईरान अमेरिका को खुल्लम खुल्ला धमकी दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति ट्रंप कोई और ही कहानी सुना रहे हैं। जब ईरान लगातार यह कह रहा है कि उसकी अमेरिका से कोई बातचीत नहीं चल रही है, तब राष्ट्रपति ट्रंप ट्रूथ सोशल पर आज एक नया ऐलान लेकर आए। उन्होंने ईरान के बिना मोहलत मांगे अपने हाफ सीज फायर को एक्सटेंड कर दिया है, 10 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। उन्होंने ट्रूथ सोशल पर यह लिखा है कि अमेरिका ईरान के अनुरोध पर 6 अप्रैल तक उसके पावर प्लांट्स और ऊर्जा ठिकानों पर कोई हमला नहीं करेगा। इसी में यह भी लिखा है कि फेक न्यूज मीडिया बता रहा है कि अमेरिका और ईरान की कोई बातचीत नहीं चल रही है, लेकिन हकीकत यह है कि यह बातचीत बहुत अच्छी तरह से चल रही है। लेकिन यह मीडिया तो छोड़िए, अब्बास अरागची विदेश मंत्री ईरान के कह रहे हैं, ईरान की तरफ से IRGC कह रहा है। बहरहाल राष्ट्रपति ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि ईरान ने 7 दिनों तक अमेरिकी हमले रोकने की खूब अपील की थी, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा दिल दिखाते हुए ईरान को 10 दिन दे दिया। यह दुनिया के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब 2 देशों की बातचीत सच और झूठ में जाकर फंस गई। राष्ट्रपति ट्रंप पूरे दावे के साथ कह रहे हैं कि ईरान से अमेरिका की लगातार बातचीत चल रही है, जबकि ईरान शब्दशः यह कह रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप एक भ्रष्ट और झूठे नेता हैं, दुनिया को उनकी बातों में नहीं आना चाहिए, बातचीत कोई नहीं हो रही है। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ, जिन्होंने अमेरिका को एक धोखेबाज देश बता दिया है, उन्होंने कहा है कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप के मुताबिक अमेरिका की ईरान से बातचीत चल रही है तो फिर अमेरिका अपने 10,000 सैनिक, 3 बड़े युद्धपोत, 2,000 पैराट्रूपर्स को मिडिल ईस्ट के क्षेत्र में क्यों भेज रहा है। मोहम्मद बाकर गालिबाफ ये भी कह रहे हैं कि जब अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान, इराक जैसे देश अपने सैनिकों को सुरक्षित नहीं रख पाया, तब वो इन्हें ईरान में भेजकर कैसे बचाएगा। क्योंकि ईरान का यह दावा है कि इन तमाम देशों में जो अमेरिकी सेना थी उन सब पर उसने बड़ा प्रहार किया है और अगर अमेरिका 10,000 सैनिक भेजेगा तो ईरान भी 10 लाख सैनिकों के साथ इनका मुकाबला करने के लिए तैयार रहेगा। ईरान ने अपनी नियमित सेना के 6.5 लाख जवान, IRGC के 2 लाख जवान और बसीज फोर्स के 1.5 लाख जवानों को अमेरिका के खिलाफ तैयार रहने के लिए कह दिया है। ईरान की सरकार यह भी कह रही है कि उसके देश के लाखों युवा इस जंग में ईरान की तरफ से लड़ना चाहते हैं और अमेरिका अपने सैनिकों को उसकी भर्ती पर भेजकर अब तक की सबसे बड़ी गलती कर रहा है, उसकी धरती पर भेजकर। देखिए, तस्वीर समझिए। ईरान ये मान रहा है कि अमेरिका दरअसल इन सैनिकों को भेजकर, इन पैराट्रूपर्स को भेजकर, अपने युद्धपोतों को भेजकर आगे के युद्ध के लिए फिलहाल सिर्फ समय बिता रहा है और इसीलिए वो आगे की तैयारी रखना चाहते हैं और उसी आगे की रणनीति पर वो अमेरिका को धमकी दे रहे हैं। हालांकि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में भारी तनाव को लेकर ईरान पर तीखा हमला बोला है। कहा है कि ईरान की धमकीबाजी पूरी दुनिया को एक बहुत बड़े ऊर्जा संकट की ओर धकेल चुकी है। सुनिए मार्को रूबियो को। युद्ध उस कोहरे की तरह होता है जिसमें सच की विजिबिलिटी कम हो जाती है। यह युद्ध भी उसी का एक प्रतीक है। जब राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका के हाफ सीज फायर को अगले 10 दिनों के लिए बढ़ाया तो लोगों ने यही सोचा कि वो इस युद्ध को अब बढ़ाना नहीं चाहते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमेरिका का मीडिया इस फैसले के पीछे बड़ी वजह क्या बता रहा है? अमेरिका का मीडिया लिख रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप का यह फैसला बॉन्ड मार्केट की वजह से आया है। अमेरिका की सरकार कर्ज लेने के लिए बॉन्ड्स जारी करती है
जब अस्थिरता का माहौल बढ़ता है तो इन बॉन्ड्स को खरीदने वाले निवेशक और देश इन्हें बेचना शुरू कर देते हैं। इससे बॉन्ड्स का मार्केट अस्थिर हो जाता है और इस अस्थिरता के कारण अमेरिका की सरकार के लिए कर्ज लेना महंगा हो जाता है। और अब भी ईरान युद्ध के कारण यही हो रहा है। तो कोई कह रहा है कि वो शेयर बाजार को संभालना चाहते थे, कोई कह रहा है कच्चे तेल की कीमतों को नीचे लाना चाहते थे, और अब ये बॉन्ड्स वाली थ्योरी। इस युद्ध की वजह से यूएस ट्रेजरी यील्ड 4.42% से बढ़कर 4.452% हो गई। ये पिछले कुछ वक्त का सबसे निचला स्तर है, जिससे अमेरिका की सरकार के लिए यूएस बॉन्ड्स के कर्ज लेना महंगा हो गया है। कर्ज की ब्याज दर बढ़ गई। अब माना जा रहा है कि अमेरिका के बॉन्ड मार्केट को अस्थिर रखने के लिए को स्थिर रखने के लिए बॉन्ड मार्केट को स्थिर रखने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने हाफ सीज फायर को 10 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। हालांकि ये सारे आर्टिफिशियल तरीके हैं जिनमें कुछ वक्त के लिए तो बॉन्ड मार्केट हो, शेयर मार्केट हो, उनको उबारा जा सकता है, लेकिन सबको दिख रहा है कि आगे की युद्ध भीषण होने के पूरे आसार हैं। लंबे अंतराल पर ऐसे युद्ध सिर्फ और सिर्फ बर्बादी लेकर आते हैं और इस तरह की आर्टिफिशियल कोशिशों से कुछ नहीं बदलता है। अब जिनीवा में ईरान के राजदूत अली बहरीनी की ये चेतावनी सुनिए, जिन्होंने ये कहा है कि ईरान किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है और अगर अमेरिका ने ग्राउंड इन्वेजन करने की कोशिश की तो ये उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। आज जब पूरी दुनिया अमेरिका को ललकारने वाले ईरान की हिम्मत देखकर हैरान हो रही है, तब इस तस्वीर की भी जरूर चर्चा होनी चाहिए। तस्वीर दिखाइए। यह तस्वीर उस बच्ची की है जो ईरान के बंदर अब्बास में हुए हवाई हमलों के बाद भी एक बीच के पास झूला झूल रही थी और ये बता रही थी कि यह युद्ध उसके हौसले और उसके बचपन को निगल नहीं सकता। देखिए, शुक्रवार की सुबह जब अधिकतर लोग सो रहे थे, तब इजराइल का तेल अवीव शहर सायरन की आवाज से गूंज रहा था और वहां ईरान की मिसाइलें इजराइल के आसमान को चीर कर नीचे आ रही थी और इससे यह भी पता चल रहा था कि ईरान ने इजराइल पर हमले अब बढ़ा दिए हैं। और आज बार बार यही सवाल पूछा जा रहा है कि क्या इजराइल और अमेरिका ने ईरान की ताकत को आंकने में चूक कर दी है। तो आज इस युद्ध का 28वां दिन है, मतलब समझिए कि महीना पूरा हो रहा है और ये बात हर किसी को हैरान कर रही है कि जब इजराइल अमेरिका ने ईरान में पहाड़ों के नीचे खुफिया तरीके से बनाई गई 107 अंडरग्राउंड टनल्स 27 मिसाइल ठिकानों पर बॉम्ब गिराए हैं, तब भी ईरान ने हार क्यों नहीं मानी है? भाई, उनकी मिसाइल कैपेबिलिटी खत्म क्यों नहीं हो रही है? वो कैसे लगातार ऐसे जबरदस्त हमले कर पा रहा है? और आज हर तरफ यही सवाल पूछा जा रहा है। जब आपको याद होगा रशिया यूक्रेन युद्ध हो रहा था तो सब हैरान रहते थे कि यूक्रेन कैसे रशिया का मुकाबला कर रहा है। तब ये बात उठती थी कि यूक्रेन की सहायता तमाम यूरोप के देश, तमाम अमेरिका, हर जगह से किया जा रहा है। लेकिन अगर ईरान की मिसाइल शक्ति पर लगातार हमले हो रहे हैं तो फिर आखिर वो थम क्यों नहीं रहा है? वो लगातार क्यों ऐसे चौंकाने वाले हमले इजराइल पर कर रहा है? बहुत सारे लोग इसे चमत्कार मान रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इसके पीछे ईरान की ऐसी तैयारी है जिसका अमेरिका और इजराइल के पास कोई जवाब अभी नजर नहीं आता। CNN के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ने ईरान की 77% अंडरग्राउंड टनल्स पर बारूद बरसाकर वहां बनाए गए एंट्री पॉइंट्स, एग्जिट पॉइंट्स के रास्तों को नुकसान तो पहुंचाया, लेकिन ये हमले पहाड़ों के नीचे बनाई गई ईरान की मिसाइल सिटीज की एक ईंट तक को नहीं हिला पाए। उल्टा ईरान ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिससे इन अंडरग्राउंड टनल्स के बाहरी ढांचे को हुए नुकसान को हमले के 48 घंटों के अंदर ही सही कर लिया गया है। और यह हम अमेरिकन मीडिया के हवाले से ही बता रहे हैं। इस पर इजराइल के आलमा रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भी एक रिपोर्ट जारी की है और यह बताया है कि अब तक इजराइल और अमेरिका ने ईरान के जितने भी मिसाइल ठिकानों पर हमले किए उसका कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, बड़ा असर नहीं हुआ, बल्कि उसने रिपेयर का काम भी कर लिया है। अब तक मॉडर्न वॉर टेक्नोलॉजी में अमेरिका को सबसे आगे माना जाता था और किसी ने नहीं सोचा था कि ईरान उसका मुकाबला कर सकता है। 1 दिन, 2 दिन, अच्छा 1 सप्ताह युद्ध चलेगा, अच्छा 10 दिन में खत्म होगा, अच्छा 15 दिन, अच्छा 2 सप्ताह हो गए, 1 महीना हो गया, ईरान अब भी हमले कर रहा है और इजराइल में जबरदस्त हमले कर रहा है। अमेरिका का 1 साल का रक्षा बजट जानते हैं कितना है? $961 बिलियन।
और ये पैसा, इस नंबर को याद कर लीजिए, 961 बिलियन डॉलर है अमेरिका का रक्षा बजट। और यह भी याद कर लीजिए कि यह पैसा ईरान के 104 साल के रक्षा बजट के बराबर है। यानी ईरान का 104 साल का रक्षा बजट इकट्ठा कर दीजिए, उतना पैसा अमेरिका एक साल में खर्च कर देता है। ये आंकड़े कहते हैं कि ईरान का अमेरिका से कोई मुकाबला ही नहीं है, और यही सोचकर शायद राष्ट्रपति ट्रंप ने इस युद्ध को शुरू भी किया होगा। लेकिन अब ईरान की तैयारी बता रही है कि भले उसका रक्षा बजट कम हो, लेकिन मॉडर्न वॉर टेक्नोलॉजी में उसका कोई जवाब नहीं, जिसके बारे में अमेरिका सोच नहीं सकता, ईरान वो करके बैठा है। ईरान के नक्शे में एक प्रांत है जिसे यज़्द कहते हैं। इस प्रांत में शिरकू नाम की पहाड़ियां हैं जो कुदरती रूप से ग्रेनाइट से बनी है। ग्रेनाइट वही पत्थर होता है जो बहुत सख्त, बहुत घना होता है। वो बारूद के भी शॉक वेव्स को आसानी से सोख लेता है, उसे ज्यादा अंदर तक फैलने नहीं देता है। अब आज से लगभग 40 साल पहले जब ईरान को यह बात पता चली, तो उसने ग्रेनाइट के इन्हीं पहाड़ों के नीचे मिसाइलों के बड़े बड़े शहर बनाने का फैसला किया, मिसाइल सिटीज। यह भी तय हुआ कि ये शहर 500 मीटर नीचे बनाए जाएंगे, 500 मीटर नीचे, ताकि बड़े बड़े हमले में भी इन अंडरग्राउंड शहरों को अंदर से कोई नुकसान ना पहुंचे। ईरान ने कई सालों की मेहनत से ये मिसाइल सिटीज बनाई। इनमें रेल की पटरियों का ऐसा जाल बिछाया जिससे अंदर ही अंदर मिसाइलों को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सके। ऐसी स्टोरेज फैसिलिटी बनाई गई कि हजारों मिसाइलों को सुरक्षित रखा जा सके, और अमेरिका का बंकर बस्टर बॉम्ब भी इनके सामने सुतली बॉम्ब बनकर रह जाए। और ऐसा ही हो रहा है। आपको याद होगा 6 महीने पहले भी ऐसे ही अटैक किया था, और डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि वी हैव ऑब्लिटरेटेड द न्यूक्लियर साइट्स ऑफ ईरान, यानी हमने बिल्कुल मिटा दिया है न्यूक्लियर साइट्स को ईरान से। लेकिन फिर कौन सा न्यूक्लियर डर था, खतरा था जिसकी वजह से यह अटैक किया? क्योंकि कुछ भी नष्ट नहीं हो पाया। अमेरिका के पास जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स है वो जमीन या पहाड़ की सतह से 40 से 60 मीटर नीचे ही हमला कर सकते हैं, और यहां तो 500 मीटर नीचे। ईरान के यज़्द में मिसाइल ठिकाने 500 मीटर नीचे बनाए गए हैं, और ये ग्रेनाइट के पहाड़ों के अंदर मौजूद है, इसलिए अमेरिका चाहकर भी इन तक पहुंच नहीं सकता। सोचिए ईरान ने कितना दिमाग लगाया, कितने सालों से इस पर काम किया। उसने एक जगह की जियोलॉजी और उसकी बनावट को समझकर ऐसी अंडरग्राउंड टनल्स बना दी कि आज ईरान के मिसाइल ठिकानों को चाहकर सुपर पावर अमेरिका खत्म नहीं कर पा रहा है। और युद्ध के 28वें दिन भी, 1 महीना पूरा होने के आसपास भी, ईरान लगातार इजराइल पर जबरदस्त बमबारी कर रहा है। अमेरिका ने कई दशकों तक हॉलीवुड का इस्तेमाल एक सॉफ्ट पावर की तरह किया। अमेरिका के रक्षा विभाग ने हॉलीवुड को आर्थिक मदद देकर ऐसी फिल्में बनाई जिससे अमेरिका की ये छवि बने कि उससे ताकतवर कोई हो ही नहीं सकता। इन्हीं हॉलीवुड फिल्मों को देखकर दुनिया की यह धारणा बनी कि अगर भविष्य में कभी दुनिया पर एलियंस हमला करते हैं तो कौन बचाएगा? अमेरिका। अमेरिका ही पूरी दुनिया को बचाने का काम करे। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत तो यह है कि आज अमेरिका ईरान की मॉडर्न वॉर टेक्नोलॉजी का तोड़ नहीं निकाल पा रहा है। 50,000 वाले उनके ड्रोन्स का कुछ नहीं कर पा रहा है। कई हमले करने के बाद अब वो समझ गया है कि ईरान की अंडरग्राउंड टनल्स और मिसाइल सिटीज को नष्ट नहीं किया जा सकता, और यही ईरान की इस युद्ध में सबसे बड़ी जीत है। अब आप इस वीडियो को देखिए जिसमें IRGC ने पहली बार पहाड़ों के नीचे बनाई गई ईरान की मिसाइल सिटी, जिसके बारे में हम आपको कई दिनों से बता रहे हैं, उन मिसाइल सिटीज को दिखाया है। और इस वीडियो में IRGC के जवान नमाज पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ईरान की तैयारी आपने देख ली, और एक बार फिर से आपको याद दिला दे वही बात जो हम लगातार कई बार से कह रहे हैं कि जब इराक का युद्ध हुआ था और वहां पर आपने देखा कि किस तरह के हालात बन गए। सद्दाम की मौत के बाद से जो हालात बन गए, उसके बाद से ही ईरान ने इस युद्ध की तैयारी शुरू कर दी थी। और आज भी यही सवाल उठ रहा है कि अगर वाकई अमेरिका इतना बड़ा सुपर पावर है तो वो ईरान की ताकत को खत्म क्यों नहीं कर पा रहा है। याद होगा आपको कोविड के दौरान भी लाखों लोगों के मारे जाने की खबर अमेरिका से आ रही थी, बल्कि आपने देखा होगा कि एक पूरा पार्क मरने वालों के नाम पर वहां पर बनाया गया है। अब इन सब के बीच अमेरिका को चुनौती देने वाला ईरान इस बात को भी अच्छी तरह समझता है कि युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ा जाता, बल्कि युद्ध नैरेटिव भावनाओं से लड़ा जाता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण
ये तस्वीर है। 26 मार्च को जब IRGC ने इजराइल और अमेरिका के ठिकानों पर बैलिस्टिक और क्लस्टर मिसाइल्स दागी, तब इन सभी मिसाइल्स पर लिखा था थैंक यू पीपल ऑफ इंडिया, थैंक यू पीपल ऑफ स्पेन, थैंक यू पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड थैंक यू जर्मन पीपल। मिसाइलों पर इन देशों का नाम क्यों लिखा? ईरान ने मिसाइलों पर इन देशों का नाम लिखकर ईरान यह बता रहा है कि वो इस युद्ध में अकेला नहीं है। आज ये माना जा रहा है ना कि वो इस युद्ध में अलग थलग पड़ चुका है, खाड़ी के तमाम देश उसके खिलाफ अमेरिका से एकजुट हो गए हैं। अब इन देशों का समर्थन उसे मिल रहा है और कूटनीतिक रूप से उसकी जीत हो रही है। युद्ध भूमि में वही जीत मायने रखती है, यही दिखाने की कोशिश ईरान कर रहा है। देखिए, बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की है। मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक खत्म हुई है। ये बैठक लगभग 6:30-7 बजे शुरू हुई थी। तो युद्ध से पैदा हुए संकट पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की मीटिंग खत्म हुई है, जिसमें किस तरह से आगे के लिए करीब 2.5 घंटे ये बैठक चली है, जिसमें किस तरह से आगे के लिए भारत रास्ता तय करे। तमाम राज्यों की तैयारियों पर बैठक में लंबी चर्चा हुई। आखिर किस राज्यों को किस तरह से निपटना है, क्योंकि आपने देखा होगा कई जगहों पर LPG को लेकर अलग अलग जो कतारों की तस्वीरें आई हैं कि लोग क्यू में खड़े हैं। इन सब पर चर्चा हुई है और आज सवाल यही है कि कैसे आम लोगों की जिंदगी तक कम से कम असर इस युद्ध का हो। उसी पर रणनीति बनाने के लिए PM और CM की ये बैठक चल रही थी। इस युद्ध में बार बार उस 440 किलोग्राम यूरेनियम का जिक्र हो रहा है जिसे ईरान 60% तक एनरिच कर चुका है, 60 या 65%। इजराइल और अमेरिका का आरोप है कि अगर ये यूरेनियम 90% तक एनरिच हो जाता तो ईरान इससे कम से कम 11 परमाणु हथियार बना लेगा, और इसी आधार पर अमेरिका इस युद्ध को सही भी ठहरा रहा है। लेकिन क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि ईरान कभी परमाणु हथियार बनाना ही नहीं चाहता था? ऐसा दावा ईरान कर रहा है। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामेनी ने तो यह कहा था कि परमाणु हथियार इस्लाम धर्म में हराम है और ईरान को परमाणु हथियारों की कोई आवश्यकता नहीं है। अटलांटिक काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2004 में जब हसन रूहानी ईरान की तरफ से न्यूक्लियर डील को लेकर बातचीत कर रहे थे, तब उन्होंने पूरी दुनिया को यह बताया था कि अयतुल्लाह अली खामेनी ने परमाणु हथियारों के खिलाफ एक फतवा जारी किया है। यह फतवा मौखिक रूप से जारी हुआ था उनके मुताबिक, जिसमें अयतुल्लाह अली खामेनी ने कहा था कि एक इस्लामिक देश परमाणु हथियार का इस्तेमाल कभी नहीं कर सकता। ईरान की कई किताबें, आधिकारिक दस्तावेजों और यहां तक कि पश्चिमी मीडिया ने भी अपनी कई रिपोर्ट्स में इस बात को दोहराया कि ईरान परमाणु शक्ति नहीं बनना चाहता। ईरान इंटरनेशनल के मुताबिक साल 2010 में अयतुल्लाह अली खामेनी ने सार्वजनिक मंच से इसका ऐलान भी किया था, जिससे यह पता चलता है कि ईरान को कभी परमाणु हथियार बनना ही नहीं चाहता था। उसने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम तब शुरू किया जब कई कोशिशों के बाद भी अमेरिका ने ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों को वापस नहीं लिया। ईरान के शीर्ष नेतृत्व, टॉप लीडरशिप और IRGC को यही लगा कि अगर इन प्रतिबंधों को हटवाना है तो इसके लिए कुछ ऐसा करना होगा जिससे अमेरिका पर दबाव बनाया जा सके। यही सोचकर ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाया और यूरेनियम के एनरिचमेंट की कोशिशें शुरू कर दी। इससे ईरान जो चाहता था वो हुआ भी। जो अमेरिका ईरान से बातचीत करने को भी तैयार नहीं था, वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की खबरें सुनकर उससे नए सिरे से चर्चा करने के लिए तैयार हो गया। यानी कुल मिलाकर अगर आप देखें तो इस खबर का यही अर्थ निकलता है कि ईरान ये कहता था कि हम न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, लेकिन हम न्यूक्लियर पावर बना रहे हैं सिर्फ इसलिए ताकि वो डेटरेंस के लिए हमारे साथ काम आए, कोई हम पर हमला ना करे, अमेरिका भी हमसे बात करने को मजबूर हो। साल 2015 में जब अमेरिका ने ईरान के साथ एक न्यूक्लियर डील की, तब ईरान ने बिना वाद विवाद के इसे अपनी मंजूरी दे दी। और मंजूरी इसलिए दी क्योंकि ईरान का मकसद ही यही था कि अमेरिका उस पर लगाए गए सभी प्रतिबंधों को, सैंक्शंस को हटाए और बदले में ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सीमित कर ले। इस समझौते को जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कहा गया। साल 2016 में इसे लागू भी कर दिया गया। इस बातचीत में अमेरिका के अलावा कई देश थे, चाइना, फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन, जर्मनी। अब ईरान जो चाहता था वो उसे अमेरिका से मिल गया था। उसने अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित कर लिया था।
लेकिन इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने। साल 2018 में उन्होंने ईरान के साथ इस समझौते को रद्द कर दिया। ईरान पर फिर से कड़े प्रतिबंध लगा दिए। इससे ईरान के लिए एक बार फिर से अपना कच्चा तेल बेचना मुश्किल हो गया। वो आर्थिक कंगाली की तरफ जाने लगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस समझौते को खत्म किया तो ईरान ने फिर से अपने परमाणु कार्यक्रम का लिवरेज लेने की कोशिश की। ईरान ने यूरेनियम को तेजी से एनरिच करना शुरू कर दिया। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मुताबिक पिछले साल तक वो 6000 किलोग्राम यूरेनियम को 5% तक, 184 किलोग्राम यूरेनियम को 20% तक, 440 किलोग्राम यूरेनियम को 60% तक एनरिच कर चुका था। अब ईरान का यह परमाणु कार्यक्रम तेजी से आगे बढ़ रहा था तो अमेरिका एक बार फिर उससे बातचीत करने के लिए आया और ईरान भी इसी का इंतजार कर रहा था, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी के जरिए वो बार बार अमेरिका का हाथ अमेटने की कोशिश कर रहा था। वो अंत में यही चाहता है कि उसके ऊपर लगे हुए प्रतिबंध खत्म हो, सैंक्शंस खत्म हो। इस युद्ध की शुरुआत से पहले तक जिनीवा में अमेरिका और ईरान की डील पक्की मानी जा रही थी और ईरान का कहना है कि वो अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाने के लिए उसकी कुछ शर्तें मानने के लिए तैयार भी हो चुका था। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर उस पर हमला किया। अयतुल्लाह खामेनेई, उनके परिवार के लोगों के साथ ईरान की टॉप लीडरशिप सबको खत्म कर दिया। यह पूरी कहानी बताती है कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने थे, लेकिन वो अमेरिका के प्रतिबंध हटाने के लिए अपने परमाणु कार्यक्रम को एक दबाव की तरह इस्तेमाल कर रहा था, लेवरेज की तरह इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन यह खतरा तो विश्व के सामने था ही कि अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेता है, ऐसे में क्या वो इसका गलत इस्तेमाल करेगा। लेकिन आखिर में सब कुछ खराब हो गया। आज अमेरिका और ईरान इस युद्ध को लड़ रहे हैं और इस युद्ध के कारण पूरी दुनिया कच्चे तेल, नेचुरल गैस के संकट से जूझना पड़ रहा है। एक बड़ी आर्थिक मंदी आने का भी दौर शुरू हो सकता है। खतरा तो मंडरा ही रहा है। हाल ही में ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने खुद ये कहा था कि ईरान अब भी परमाणु हथियार को हराम मानता है और उसने कभी ये नहीं चाहा कि ईरान एक परमाणु शक्ति बने। लेकिन अमेरिका ने इसके बावजूद उसके खिलाफ युद्ध छेड़ा, जो ईरान के मुताबिक दुनिया के दोहरे मापदंडों को भी दिखाता है। सुनिए। According to the fatwa of Supreme Leader of Islamic Republic of Iran, Ayatollah Imam Khamenei, Iran never wants to have nuclear weapons. Why? Because it is haram. But Iran at the same time wants to have nuclear peaceful power for some social and humanity treatment. They are looking for that one. And never they want to have nuclear weapons. But unfortunately, there is double standard. Some international organizations issued a lot of sanction against Iran, and they have a lot of supervision over nuclear weapon power of Iran, but some other countries, they have it, and they used it, and they say nothing towards them. राष्ट्रपति ट्रंप ने पूरी दुनिया पर यह कहते हुए टैरिफ लगाया था कि वो अमेरिका के ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटे को कम करना चाहते हैं। भारत पे ये कह के लगा दिया कि रशिया से तेल खरीद रहे हैं। लेकिन ईरान के साथ अमेरिका का जो ट्रस्ट डेफिसिट यानी विश्वास घाटा है, उसे कम करने के लिए आज तक कोई टैरिफ नहीं बना है। ईरान और अमेरिका के बीच भरोसे की इतनी कमी है कि इन दोनों देशों के बीच युद्ध विराम के लिए कोई भी समझौता होना बहुत मुश्किल है। इसका एक बड़ा कारण इजराइल भी है, क्योंकि ईरान मानता है कि राष्ट्रपति ट्रंप की नीति अमेरिका फर्स्ट की नहीं बल्कि इजराइल फर्स्ट की है और यह बात अमेरिका में भी बहुत सारे लोग कहने लगे हैं। अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी के मुताबिक साल 2020 से अब तक राष्ट्रपति ट्रंप को $230 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में 2165 करोड़ रुपए का चंदा ऐसे संगठनों, उद्योगपतियों, बिजनेस ग्रुप से मिला है जो यहूदी हैं और जिन्हें इजराइल का समर्थक माना जाता है। इनमें मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग, ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन, अपोलो ग्लोबल के सीईओ मार्क रोन, ब्लैकस्टोन ग्रुप के सीईओ स्टीव श्वार्ट्जमैन,
मशहूर उद्योगपति बिल एक्मन, मार्वल एंटरटेनमेंट के पूर्व चेयरमैन आइजैक पर्लमुटर और मशहूर कारोबारी मिरियम एंडरसन, सभी का नाम शामिल है। ये सभी उद्योगपति यहूदी हैं और साल 2020 से लेकर 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में इनके द्वारा राष्ट्रपति ट्रंप को बोरे भर भर के चंदा दिए गए हैं। और यही बात सिर्फ चंदे की बात नहीं है, इससे आगे बात जाती है। इस युद्ध से पहले जिनीवा में जब अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील को लेकर बातचीत चल रही थी, तब अमेरिका की तरफ से जानते हैं कौन बातचीत कर रहा था? इस बातचीत की अध्यक्षता कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ। ये बात तो सब जानते हैं कि जैरेड कुशनर राष्ट्रपति ट्रंप के दामाद है, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम लोगों को पता है कि जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ दोनों यहूदी धर्म को मानते हैं। ईरान आरोप लगाता है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐसे 2 यहूदियों को उनसे बातचीत करने के लिए भेजा जो इजराइल के ज्यादा सगे हैं। इनमें भी राष्ट्रपति ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को अंकल नेतन्याहू कहते हैं। आप द न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट को देखिए, जिसमें यह बताया गया है कि जब जैरेड कुशनर हाई स्कूल में पढ़ते थे, तब एक बार बेंजामिन नेतन्याहू उनके घर पूरे 1 दिन तक रुके थे और उस दौर में जैरेड कुशनर के लिए बेंजामिन नेतन्याहू अंकल नेतन्याहू थे। दूसरे विश्व युद्ध में जब यूरोप में लाखों यहूदियों को मारा गया, तब जैरेड कुशनर के दादा दादी उस हॉलोकॉस्ट में मुश्किल से बचे थे। यही कहानियां जैरेड कुशनर ने अपने माता पिता से बचपन में कई बार सुनी और उनकी पढ़ाई लिखाई एक यहूदी स्कूल में हुई, जहां इजराइल और यहूदी धर्म को एक ही बताया जाता था। जैरेड कुशनर के पिता चार्ल्स कुशनर इजराइल के इतने बड़े समर्थक थे कि उन्होंने इजराइल में कई स्कूलों, अस्पतालों, दूसरे कामों के लिए अच्छा खासा पैसा दिया था, दान दिया था। जब जैरेड कुशनर की शादी राष्ट्रपति ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप से हुई, तब इवांका ट्रंप भी धर्म परिवर्तन करके यहूदी बन गई और यही वो सारे कारण हैं जिनकी वजह से ईरान राष्ट्रपति ट्रंप पर भरोसा नहीं करता। ईरान कहता है कि राष्ट्रपति ट्रंप अगर बेंजामिन नेतन्याहू को अंकल नेतन्याहू कहने वाले अपने दामाद जैरेड कुशनर को, जो यहूदी हैं, उनको मिडिल ईस्ट में शांति समझौता कराने की जिम्मेदारी सौंपते हैं, तो इससे यही साबित होता है कि उनकी नीति अमेरिका फर्स्ट की नहीं बल्कि इजराइल फर्स्ट की है। और यहां बात सिर्फ जैरेड कुशनर की नहीं है, कहानी आगे जाती है। राष्ट्रपति ट्रंप की टीम में हमने आपको बताया जैरेड कुशनर हो, उनकी बेटी इवांका ट्रंप हो, या फिर डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप हो, स्टीव विटकॉफ हो, सब यहूदी हैं। लेकिन इसी के साथ साथ राष्ट्रपति ट्रंप की टीम में उनके वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटनिक, व्हाइट हाउस के स्टाफ सेक्रेटरी विलियम स्काफ, राष्ट्रपति ट्रंप के इमिग्रेशन एडवाइजर स्टीफन मिलर, राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष सलाहकार बोरिस एफस्टेन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के प्रशासक जो हैं ली जेल्डन, इजराइल में अमेरिका के राजदूत रहे डेविड फ्रीडमैन और राष्ट्रपति ट्रंप का समर्थन करने वाली दक्षिणपंथी नेता लॉरा लूमर भी यहूदी हैं। और यही कारण है कि राष्ट्रपति ट्रंप पर यह आरोप लगते हैं कि उनके फैसलों को इजराइल बहुत प्रभावित करता है। We have to get the people of our country, of this country, to love Israel more. I have to tell you that. We have to do it. We have to get them to love Israel more because you have people that are Jewish people that are great people. They don't love Israel enough. You know that. You know that. We're going to take back our country and we're going to make Israel great again. As President of the United States, I will always support Jewish Americans, and I will always be a friend and a champion to the Jewish people. I have been. But it's very simple. Joe Biden betrayed America and betrayed Israel. But as your president, I will stand with Israel 100%. We have to. We have to. I was also proud to be the best friend Israel has ever had in the White House by far. अब हम ये बताएंगे कि इस युद्ध में पाकिस्तान की भूमिका एक मीडिएटर की है या उसकी भूमिका सिर्फ एक मैसेंजर की है। मीडिएटर वो होता है जो 2 विरोधी देशों को बातचीत की टेबल पर साथ लेकर आता है, उनके बीच मध्यस्थता कराता है। मध्यस्थता यानी मीडिएशन, और विवाद को निपटाने की कोशिश करता है, दोनों को आमने सामने बिठा देता है। भाई बात कीजिए, हम साथ में हैं, हम दोनों तरफ की बात सुन रहे हैं और चर्चा करा रहे हैं। जबकि मैसेंजर कौन होता है?
यहां से संदेश उठाया, वहां पर संदेश दिया, फिर वहां से संदेश लिया और यहां पर संदेश दिया, यानी संदेश पहुंचाने का काम करता है और बाकी उसकी कोई भूमिका नहीं होती। इस युद्ध में भी पाकिस्तान की भूमिका एक मैसेंजर की है, यहां से वहां, वहां से यहां। जो अमेरिका का संदेश ईरान को पहुंचा रहा है, ईरान का संदेश अमेरिका को पहुंचा रहा है। अब हम आपको बड़ी बात बताने वाले हैं। जो लोग इससे मध्यस्थता कह रहे हैं, वो पाकिस्तान की भूमिका को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना चाहते हैं। हकीकत तो यह है कि ईरान पाकिस्तान पर ज्यादा विश्वास करता नहीं। वो अच्छी तरह जानता है कि पाकिस्तान सऊदी अरब और अमेरिका के ज्यादा करीब है, जिनकी ईरान से कट्टर दुश्मनी है। पाकिस्तान इस पूरी कहानी में इसलिए आ पाया क्योंकि इजराइल अली लारीजानी के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची और ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ को जान से मारना चाहता था। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से हम आपको बता रहे हैं। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इजराइल के पास ईरान के इन दोनों नेताओं के ठिकानों की सटीक लोकेशन थी। मोसाद और इजराइल की वायुसेना ने इन दोनों ही नेताओं को खत्म करने की योजना भी बना ली थी, लेकिन इसी के बाद पाकिस्तान इस खेल में आया। पाकिस्तान की तरफ से फील्ड मार्शल असम मुनीर ने 22 मार्च को राष्ट्रपति ट्रंप को फोन किया। यह वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से हम आपको बता रहे हैं। तो मुनीर ने फोन किया और यह कहा कि अमेरिका किसी भी तरह इजराइल को इस बात के लिए तैयार कर ले कि वो अब्बास अरागची और मोहम्मद बाकर गालिबाफ को जान से नहीं मारेगा। अमेरिका के कहने पर जब इजराइल ने अपनी हिट लिस्ट से इन दोनों नेताओं के नाम निकाल दिए, वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक, तो ईरान का पाकिस्तान पर थोड़ा भरोसा बना। इसके अगले दिन 23 मार्च को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान को फोन किया। खुद पाकिस्तान की सरकार ने यह बताया कि राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की फोन पर बातचीत हुई है। इसी बातचीत के कुछ देर बाद 23 मार्च को राष्ट्रपति ट्रंप ने पहली बार यह ऐलान किया कि अमेरिका अगले 5 दिनों तक ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमले नहीं करेगा। इससे यह तो स्पष्ट हो गया कि पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच एक मैसेंजर की भूमिका निभा रहा है, इधर का उधर, उधर का इधर। लेकिन यहां यह सवाल भी उठा कि क्या इस भूमिका में पाकिस्तान मैसेंजर बनकर कोई खेल तो नहीं खेल रहा। अब आ रही है असली बात। आपको याद होगा 23 मार्च को जब राष्ट्रपति ट्रंप ने हाफ सीज फायर का ऐलान किया था, तब क्या कहा था? कहा था कि ईरान से अमेरिका की अच्छी और उपयोगी बातचीत चल रही है। अब द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका और ईरान की सीधी बातचीत अब तक हुई ही नहीं है। जो भी संदेश इधर उधर हुए हैं, बीच में पाकिस्तान है। इससे यह सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान ने राष्ट्रपति ट्रंप की नजरों में हीरो बनने के लिए यह झूठ बोल दिया कि ईरान बातचीत के लिए तैयार हो गया है, या ईरान भी इस युद्ध को जल्द ही जल्द खत्म कराना चाहता है? ऐसा होने की संभावना इसलिए ज्यादा है क्योंकि जब दो पक्ष सीधे आपस में बातचीत नहीं करते, तब मैसेंजर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे इस मामले में मैसेंजर पाकिस्तान है, इसलिए पाकिस्तान ईरान की सुनकर अमेरिका को क्या बता रहा है, वो ईरान के हवाले से अमेरिका को क्या कह रहा है, और अमेरिका की सुनकर फिर ईरान को क्या जोड़ तोड़ कर बता रहा है, ये बहुत मायने रखता है। ये दोनों देश वही करेंगे जो ये पाकिस्तान से सुनेंगे। अब पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पहले दिन से राष्ट्रपति ट्रंप की चापलूसी में लगे हैं। आप सब जानते हैं कि जब कोई किसी की चापलूसी करता है तो वो उसके सामने वही कहने की कोशिश करता है जो सामने वाला उससे सुनना चाहता है, और पाकिस्तान को तो इसमें पीएचडी है। जैसे इस मामले में जब 23 मार्च को शहबाज शरीफ ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से फोन पर बात की और इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने 5 दिन का हाफ सीज फायर तो लगा दिया, उस दिन राष्ट्रपति ट्रंप क्या सुनना चाहते होंगे? यही सुनना चाहते होंगे कि ईरान बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहा है और इस हाथ में, इस युद्ध में जो अपर हैंड है वो अमेरिका का है, अमेरिका से डर रहा है ईरान। और हो सकता है कि शहबाज शरीफ ने भी चापलूसी के चक्कर में ऐसा कुछ कहा हो जिससे राष्ट्रपति ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि ईरान तो बातचीत के लिए मरा जा रहा है, बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहा है और अमेरिका इस युद्ध को जीत चुका है, जबकि दरअसल माना जा रहा है कि यह शहबाज शरीफ का खेल था। डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए वो बता रहे थे कि ईरान गिड़गिड़ा रहा है। ऐसा होने की आशंका इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि अब राष्ट्रपति ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान के जो नेता अमेरिका से बातचीत कर रहे हैं वो इसलिए अपना नाम बाहर नहीं आने देना चाहते क्योंकि उन्हें ईरान में अपनी मौत का डर है और अमेरिका और इजराइल भी उन्हें मार सकते हैं।
अब यहां से आप कड़ियों को मिलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान ने भी ईरान के 2 नेताओं को इजराइल से बचाकर इस युद्ध में अपनी गोटी फिक्स की थी कि भैया हम तुम्हारे 2 नेता बचा रहे हैं, अब हमसे बातचीत करो, हम तुम्हारी बात पहुंचाएंगे, युद्ध को। हो सकता है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने जब पाकिस्तान से पूछा हो कि ईरान बातचीत के दावे को स्वीकार क्यों नहीं कर रहा है, तो पाकिस्तान ने यह कह दिया हो कि ईरान के नेताओं को अपनी मौत का डर है और इसी मौत के डर से वो खुलकर बातचीत के दावे को नहीं मान सकते हैं। पाकिस्तान अमेरिका को क्या बता रहा है और अमेरिका से सुनकर ईरान को क्या बता रहा है, यहीं पर सारा खेल उलझा हुआ है और पूरी दुनिया लगी हुई है इस घन चक्कर में कि भाई अमेरिका तो कह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी बातचीत चल रही है, ईरान मना कर रहा है। तो इधर की उधर करने में पाकिस्तान ने पूरा खेल ही बिगाड़ दिया है। हमें लगता है कि उसी खेल में इस बातचीत की पूरी कहानी अब अटकी हुई है। And I tell you, we're winning so big, nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran. And they are negotiating, by the way, and they want to make a deal so badly, but they're afraid to say it because they figure they'll be killed by their own people. They're also afraid they'll be killed by us. There's never been a head of a country that wanted that job less than being the head of Iran. I don't want it. We listen to some of the things they say. We hear them very clearly. They say, I don't want it. We'd like to make you the next supreme leader. No, thank you. I don't want it. I agree with them 100%. राष्ट्रपति ट्रंप का यह बयान इस सवाल को भी जन्म देता है कि जो नेता अपनी सेना के डर से बातचीत के दावे को स्वीकार तक नहीं कर रहे हैं, वो नेता अगर अमेरिका से बातचीत करके कोई फैसला ले भी लेते हैं तो उसका क्या ही फायदा होगा। जब आप अपना नाम तक बाहर नहीं ला सकते तो अमेरिका से बातचीत करके जो फैसला लोगे उसे लागू कैसे कराओगे? और क्या ये दुनिया को गुमराह करने जैसा नहीं है? अब उस गिफ्ट पर आते हैं जो इस साल का सबसे चर्चित और सबसे विवादित गिफ्ट बनता जा रहा है। भाई राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा ना सुबह उठते ही कि ईरान के जिन नेताओं से अमेरिका की बात चल रही है उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में पाकिस्तान के झंडे वाले 10 जहाजों को छोड़कर अमेरिका को यह सिग्नल दिया है कि वो अमेरिकी बातचीत का समर्थन करे। हालांकि उन्होंने पूरा सस्पेंस क्रिएट किया। पहले एक दिन कहा कि गिफ्ट मिला है ईरान से, ईरान गिफ्ट दे रहा है, फिर कहा कि हाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जुड़ा हुआ है, फिर कहा तेल गैस से जुड़ा है, फिर अगले दिन खबर बताई कि भाई ये तो पाकिस्तानी झंडे वाले जहाजों की बात हो रही थी। यानी राष्ट्रपति ट्रंप का मानना है कि ईरान के नेताओं ने उनका भरोसा जीतने के लिए पाकिस्तान के 10 जहाजों को छोड़ा और यह संदेश पहुंचाया कि ईरान इस बातचीत में अमेरिका के साथ है। सुनिए। They said to show you, we're going to let you have 8 boats of oil, 8 boats, 8 big boats of oil. They were real, and I think they were Pakistani flagged. And I said, well, I guess we're dealing with the right people. And actually, they then apologized for something they said.